हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुनेंगे? राइट टू वोट से। वोट देंगे हम उसे, लेकिन वो वोट देना हमारा फंडामेंटल राइट क्यों नहीं बन सकता? तो राइट टू वोट के आसपास के जो राइट्स हैं उसको फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया है, लेकिन मेन जो एक बेस है डेमोक्रेसी का, वोट देना, वो राइट टू वोट फंडामेंटल राइट में नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो नारा हो या फिर एकला चलो रे का आपका मूवमेंट हो, तो ये जो सारी ही चीजें हैं वो सब चलने पर निर्भर है। सब मतलब सब में चलना है, सब में वॉकिंग की बात की गई, तो चलना केवल एक फिजिकल एक एक्टिविटी के रूप में नहीं है, बल्कि इसका डेफिनेटली स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है एंड लोकतंत्र का बेस है, डेमोक्रेसी का बेस क्या होता है कि हम प्रतिनिधि को चुनते हैं, यानी कि चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन है तो राइट टू वोट होगा, लेकिन राइट टू वोट जब फंडामेंटल राइट नहीं होता है तब ऐसे में डिबेटेबल इशू हो जाता है। सो बेसिकली हाल ही में कुछ ऐसे इश्यूज रहे जिससे फंडामेंटल राइट के रूप में राइट टू वोट की मांग फिर से उठ गई, और समय समय पर एक पैराडॉक्स देखा जाता है कि डेमोक्रेसी तो है लेकिन राइट टू वोट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या राइट टू वोट को हमने एक फंडामेंटल राइट नहीं माना। तो ये आखिर क्या इशू है, इसको समझेंगे। दूसरा इशू है राइट टू वॉक को लेकर। तो चलना जो है वह केवल हमारी एक कोई फिजिकल स्ट्रेंथ या फिजिकल एक्टिविटी को नहीं दर्शाता है, चाहे एकला चलो का नारा हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस का दिल्ली चलो का नारा हो, चाहे महात्मा गांधी की जन जागरण यात्रा के रूप में दांडी मार्च हो, दांडी यात्रा हो, या फिर आदि शंकराचार्य की संपूर्ण भारत की पदयात्रा हो। तो ये जो चलना है ना, ये हमारा कल्चरल स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है इसका। तो राइट टू वॉक की भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंफॉर्मेशन आप सभी को दे दूं। सृजन प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपके पास एक बैच अवेलेबल है बेटा, जिस बैच की शुरुआत 10 जुलाई से होने वाली है। 10 जुलाई से ये बैच आपका स्टार्ट होगा, और इस बैच में आपकी प्रीलिम्स मेंस है ना की प्रिपरेशन हो जाएगी, एंड साथ में ये जो बैच है इसकी प्राइस 10,000 है। इसमें आपको जीएस की साथ साथ और जो ऐसे की है वह वीकली क्लासेस मिलेंगी। प्रीलिम्स में आपको एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना, टिप्स ट्रिक्स कैसे आप हल करें वो मौका मिलेगा समझने का, है ना। आपकी जो टेस्ट कॉपीज है प्रीलिम्स की, मेंस टेस्ट की, इसको ठीक तरीके से इवेल्युएट कराया जाएगा ताकि आप ये असेस कर पाए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आपको 1 to 1 यहाँ पे जो मेंटरशिप है ये मिलेगी, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। आपको ई बुक्स मिलेंगी उड़ान और प्रहार, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए, और साथ में आपको आंसर राइटिंग की जो भी क्लासेस है एंड वीकली करंट अफेयर्स बेस में मिलेगा। तो जो भी बच्चे चाहते हैं सृजन को ज्वाइन करना, सो 10 जुलाई से बेटा ये जो बैच है वह स्टार्ट हो रहा है। बाकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है। आइए वापस चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आती हूँ राइट टू वोट के बारे में। देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहती तो फंडामेंटल राइट में इसको तभी शामिल कर देती, क्यों नहीं शामिल किया? आज भी डिबेटेबल इशू है कि राइट टू वोट, अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में इलेक्शन होंगे। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अपनाते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुनेंगे? राइट टू वोट से। वोट देंगे हम उसे, लेकिन वो वोट देना हमारा फंडामेंटल राइट क्यों नहीं बन सकता? आपके यूपीएससी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंस है, प्रीलिम्स के लिए तो है ही है। 2017 में भी यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि राइट टू वोट का नेचर आखिर क्या है? नेचुरल राइट है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? यूपीएससी ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मान के आंसर दिया था। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका राइट टू वोट है बेटा, ये स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी राइट या वैधानिक अधिकार ऐसे अधिकार कहे जाते हैं जो कि संसद, पार्लियामेंट कानून बनाकर हमें देती है। लेकिन इस पे एक इशू ये उठ जाता है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना दे कि राइट टू वोट को कम कर दे या किसी और तरीके से प्रभावित करे, ऐसे में तब क्या होगा? तो हमें इसे सुरक्षित करना चाहिए एज अ फंडामेंटल राइट, है ना। तो फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होंगे आपके फंडामेंटल राइट, फिर उससे थोड़े से कम प्रोटेक्टेड होंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल शामिल करके आपको दिए गए हैं, और सबसे कम प्रोटेक्टेड आपके होंगे स्टैट्यूटरी राइट, जो कि कोई लॉ बनाकर पार्लियामेंट आपको देता है, एंड राइट टू वोट इसी का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ने का अधिकार एंड वोट करने का अधिकार के बारे में कुछ डिस्कशन डिटेल्स दी। फर्स्ट देखिए 1952 का अगर हम पोनू स्वामी केस देखें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने
ये कहा कि चुनाव को लेके जो भी वाद विवाद होंगे सारी चीजों को कानून के हिसाब से ही सुलझाया जाएगा। और इसमें ये भी कहा कि राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन आपका स्टैट्यूटरी राइट है। इसी को थोड़ा सा और डिटेल से सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया ज्योति बासु केस में 1982 में, और इसमें यह कह दिया कि देखो चुनाव कराना तो डेमोक्रेसी का बेस है ही है, लेकिन राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन ये ना तो आपके फंडामेंटल राइट है और ना ही आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये तो आपका स्टैट्यूटरी लॉ, ये तो आपके स्टैट्यूटरी राइट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे देखिए 2 केस और बताती हूँ, एक है आपका एडीआर केस और एक है नोटा केस। एडीआर केस 2002 में यूपीएस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बेसिकली जो वोटर्स है उनके पास ये अधिकार होगा कि जिस कैंडिडेट को वो वोट कर रहे हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जान सकें, और ये आर्टिकल 19(1) ए के अंतर्गत इसको फंडामेंटल राइट माना। ठीक है, इसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट माना, और दूसरा मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच से जोड़ दिया। नोटा की जब हम बात करेंगे 2013 में आया, तब ये कहा कि रिजेक्ट करने का जो राइट है ये भी आपका फंडामेंटल राइट होगा। तो राइट टू वोट के आसपास के जो राइट्स हैं उसको फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया है, लेकिन मेन जो एक बेस है डेमोक्रेसी का, वोट देना, वो राइट टू वोट फंडामेंटल राइट में नहीं है। अगर संविधान सभा चाहती तो तभी ना फंडामेंटल राइट में शामिल कर देती। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो राइट्स है आपके वो फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहती तो तब शामिल कर देती, लेकिन उससे शामिल नहीं किया। उसके पीछे का तर्क क्या था कि चूंकि ये जो प्रोसेस है वो एक डायनामिक प्रोसेस है चुनाव की, और आगे आने वाले समय में ये चेंज हो सकती है। जैसे कि पहले वोट देने की एज 21 थी और अब 18 है, तो अगर आप 18 के हो गए हैं तो चाहे आप सरकार चलाइए, वोटिंग आईडी अपना बनवाइए, वोटर आईडी बनाइए, और या फिर चाहे आप शादी कीजिए, दोनों ही तरीके से कैपेबल है। तो संविधान सभा ने ये कहा कि चूंकि एक डायनामिक प्रोसेसर है और आगे इसमें जब चेंजेस करने होंगे, और अगर हमने फंडामेंटल राइट में शामिल कर लिया, तब ऐसे में इसमें चेंज करने में बड़ी समस्या हो जाएगी। सो इसको वैधानिक अधिकार ही रहने दो। पार्लियामेंट के पास ये राइट दे दिया कि समय के साथ साथ इसमें जो चेंजेस है वह कर सकते हैं। फिलहाल डिबेटेबल है, आप चाहें तो अपनी राय हमें बता सकते हैं कि क्या इसको फंडामेंटल राइट का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलिए सेकेंड हम बात करते हैं राइट टू वॉक की। राइट टू वॉक की मनुष्य नहीं, ईश्वर भगवान की भी एक तरह से जो स्मृति है कि लक्ष्मी फुटप्रिंट, चलने को हमने एक जीवन से, अध्यात्म से, धार्मिकता से जोड़ दिया। चाहे अमरनाथ यात्राओं की बात करो, कांवड़ यात्रा की बात करो, नर्मदा यात्रा की बात करो, गांधी जी की दांडी यात्रा की बात करें, या फिर हम आदि शंकराचार्य की भारत की पद यात्रा की बात करें, सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो नारा हो, या फिर एकला चलो रे का आपका मूवमेंट हो, तो ये जो सारी ही चीजें हैं वो सब चलने पर निर्भर है। सब मतलब सब में चलना है, सब में वॉकिंग की बात की गई। तो चलना केवल एक फिजिकल एक एक्टिविटी के रूप में नहीं है, बल्कि इसका डेफिनेटली स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी है। सो देखो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाना पड़ गया कि देखो भैया, जो फुटपाथ पे चल रहे हैं ना लोग, हमें चलने का अधिकार है, हमारी बॉडी फ्री है, हम स्वतंत्र है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ, डिग्निटी की बात करता है। तो आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19 ये दो ऐसे अधिकार है, ये दो ऐसे फंडामेंटल राइट है जिनसे जोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की कि राइट टू वॉक आपका अधिकार है, आप फुटपाथ पे चलेंगे। लेकिन फुटपाथ पे चलने में जो प्रॉब्लम है वह क्या है कि उसका अतिक्रमण कर रखा है ना। कैसे कि आप देखेंगे कि वहां पे कोई पार्क्ड व्हीकल खड़े हुए हैं, वहां पे कोई वेंडर्स लगाए हुए हैं अपनी कोई रेडी, या फिर किसी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो हम उतने, आप ही सोचिए कि सड़क पर चलते हुए आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि आप फ्रीली कहीं जा सकते हैं, फ्रीली कहीं चल सकते हैं? हमेशा जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनसे एक प्रॉब्लम रहती है। सो बेसिकली फुटपाथ का अधिकार मिल नहीं पाता है ना। तो उसको ह्यूमन फ्रीडम और ह्यूमन डिग्निटी से जोड़ के सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की। एक इंजीनियर ने कुछ साल पहले एक बड़ा ही डिबेटेबल सा एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं, चूंकि ये रोड टैक्स नहीं देते, इनके पास कार नहीं है या फिर गाड़ियां अगर नहीं है, तब ऐसे में ये तो इकोनॉमी पे बोझ है। तो बेसिकली आप इकोनॉमी में पढ़ते होंगे एब्रेसिव कैपिटलिज्म या असंवेदनशील पूंजीवाद, जो कि एक तरह से लाभ को प्राथमिकता देता है और ऐसे लोग जो कि गरीब हैं या फिर फुटपाथ पे पैदल चल रहे हैं उनको तुच्छ मानता है इकोनॉमी में, है ना। तो इन्हें ये लगता है कि भाई अगर रोड टैक्स नहीं दे रहे तो इन्हें चलने का भी अधिकार नहीं है। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। फिलहाल देखो कि राइट टू वॉक और राइट टू वोट, ये दोनों ही आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए
दोनों तरीके से इंपॉर्टेंस है। सो एक बार आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इन दोनों ही अधिकारों के बारे में आपकी क्या राय है। चलिए खैर फिलहाल हम चलते हैं और आप भी चलते रहिए। थैंक यू सो मच।